हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? जबरदस्त, जिंदाबाद। सो थैंक यू वेरी मच आप लोग सभी ने जो हम लोगों को विश किया 5 सितंबर के लिए। मैं इसके बदले में आप सभी को कुछ मांगना चाहता हूँ। दोगे ना? 100% दोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डेली का काम डेली कीजिए। आपको आज का क्लास दिया हूं तो आज ही पढ़ के आज ही सॉल्व करके इस चैप्टर को खत्म कीजिए। हम लोगों के साथ चलिए, ना आगे चलिए ना पीछे चलिए। और देखता हूं मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, सर मेरा वो चैप्टर शुरू कर दिया, ये चैप्टर हम लोग जो पढ़ाते हैं ना उसके साथ चलो तो देखो तुम्हारा रिजल्ट 100% अच्छा होगा। हम लोग जो होमवर्क देते हैं वो करो। हम लोगों का क्लास को छोड़ के तुम अगर सोचो कि मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा, इसको बाद में पढ़ूंगा, तो क्या होगा? तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हम लोगों के साथ चलना, ठीक है? चलोगे? हाँ जरूर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके फिजिक्स, इजी टू लर्न इजी टू अचीव, एंड दिस इज योर टीचर सोहेल अहमद। सो हम लोग आज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का लास्ट लेक्चर देखेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन के लिए या रेडिएशन एंड मैटर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी जो डिस्कस करेंगे वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HEISEN, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और उसके साथ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इस चैप्टर का क्या रिलेशन है। तो पहला हम लोग बोलते हैं जो मैटर है, इस मैटर का चारों ओर एक वेव होता है। ये हम लोगों को बोला है, कौन सा साइंटिस्ट ने? डी ब्रोगली ने बोला। डी ब्रोगली मतलब डी ब्रोगली। सो लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने ये बोला था कि एक मैटर का जो पार्टिकल है, जो मैटर है, उसके चारों ओर एक वेव होता है। ठीक है, ये बात याद रखो कि मैटर की चारों ओर एक वेव होता है। और ये किसने बोला? लुइस डी ब्रोगली ने। तो यहां पे देखो, हम लोग एक काम करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं। इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया तो इलेक्ट्रॉन ये होल जो है ना, इसके यहां पास होगा। ये होल भी है, यहां पास होगा। और हम लोगों ने यहाँ पे जो स्क्रीन रखा है या जिस एक मटेरियल रखा है जहां इलेक्ट्रॉन गिरने के बाद लाइट दे, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि कहाँ इलेक्ट्रॉन जाके लगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा, तो ये स्लिट इतना छोटा है, इसका ये लाइन बराबर इस पोर्शन ही खाली उसका इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन हम लोगों ने देखा इसका इफेक्ट यहां खाली दिखाई नहीं दे, ऐसे ऐसे उसके चारों ओर इसका इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब ये वेव नेचर का है। यहाँ पे वेव लग के, वेव स्प्रेड होके दूसरी जगह गया। जैसे पानी अगर यहां से जाता है ना, तो पानी का ऐसे लहर जाता है। ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिटेल्स पढ़ेंगे। लहर जाता है मतलब ये अगर खाली पार्टिकल होता तो एक ही पॉइंट को ब्राइट करता, इस पॉइंट को टारगेट करता, लेकिन यहाँ पे उसका चारों ओर भी है, मतलब ये वेव नेचर का है। और यहाँ पे देखो, ये अगर वेव नेचर का है, इस पोजीशन को मैं ऐसे अगर वेव से ड्रॉ करूं, तो ये अगर वेव नेचर का है, तुम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुम ये नहीं देख रहे हो ना, खाली ये वेव देख रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मतलब तुमने तो ये नहीं देखा, तुमको खाली वेव मिला। और ये वेव क्यों मिला? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाके, तो इलेक्ट्रॉन का रहने का पॉसिबिलिटी, उसका पोजीशन कहाँ हो सकता है? सर मालूम नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कोई पे भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हो सकता है। मतलब उसका अगर पोजीशन को x से डिनोट करेंगे तो इसका पोजीशन सर्टेन नहीं है, फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी। सो डेल्टा x ये समझाता है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। That means you cannot accurately find the position, exactly find the position of an object. यहाँ पे हम लोगों ने देखा
कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके लगा, लगने के बाद उसका चारों ऐसे वेव फॉर्म हो गया। हम लोगों ने ये नहीं देखा, खाली ये वेव मिला, तो मुझे बोलो कि इस वेव का पोजीशन कहाँ है। सर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई पे भी हो सकता है, दैट मींस इट इज नॉट फाइनाइट। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा अनसर्टेनिटी या एरर इन द पोजीशन। लेकिन इसका मोमेंटम कैलकुलेट करो। मोमेंटम ये लेम्डा, सर लेम्डा तो फिक्स्ड है, यहाँ पे भी लेम्डा, सर लेम्डा फिक्स्ड है। लेम्डा अगर फिक्स्ड होगा तो मोमेंटम p इक्वल टू, हम लोगों को मालूम है लेम्डा इक्वल टू h बाई p, तो यहां से p इक्वल टू क्या होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट बाय लेम्डा, h कांस्टेंट, लेम्डा भी कांस्टेंट, तो ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा। दैट मींस वी कैन फाइंड द पोजीशन, वी कैन फाइंड द मोमेंटम एग्जैक्टली, हम लोगों को मोमेंटम मिले। तो एट ए टाइम पोजीशन एरर आया है तो मोमेंटम एग्जैक्ट मिला। ये दोनों को एट ए टाइम एग्जैक्टली वी कैन नॉट फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एग्जैक्टली वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्यूरेटली वी कैन नॉट फाइंड, एरर रहेगा। तो यहां पे हमने देखा एक को आइडेंटिफाई किया एग्जैक्टली, लेकिन यहां पे एरर आ गया। तो ठीक है, एक काम करते, इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एग्जैक्टली। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वेवलेंथ जो है इसको बहुत, ये पूरा वेव को बहुत छोटा कर दिया और करके ऐसे कर दिया। और ये जो वेव होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लोकलाइज्ड वेव। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेव। इस वेव बनता कैसे, यहाँ पे बहुत सारा वेव, ये एक वेव मान लो, इसके बाद यहाँ पे ये एक वेव मान लो, उसके बाद यहाँ पे और एक वेव ये मान लो, तो सभी वेव को मिलके ये वेव बनता है, लोकलाइज्ड वेव इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेव। तो इस लोकलाइज्ड वेव में उसका वेवलेंथ को हम लोगों ने बहुत कंप्रेस कर दिया या फाइनाइट कर दिया, तो पोजीशन लगभग कुछ हद तक हम लोग पोजीशन को कैलकुलेट कर पाए। सो वी कैन फाइंड द पोजीशन, कुछ हद तक हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत छोटा रीजन है, बोलेंगे यहाँ पे ही उसका पोजीशन है। लेकिन अभी मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम देखो, इस वेव ऐसे सभी वेव को मिलके बना, इसका वेवलेंथ इतना है, इसका वेवलेंथ इतना है, इसका वेवलेंथ इतना है, हर एक का अलग अलग लैम्डा है। अगर अलग अलग लैम्डा होगा तो p इक्वल टू h बाई लैम्डा, तो हम क्या कर पाएंगे, मोमेंटम को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एट ए टाइम अगर पोजीशन को कैलकुलेट कर दिया तो मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, अगर मोमेंटम को कैलकुलेट कर दिया तो पोजीशन एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। मतलब यहाँ पे एरर रह रहा है पोजीशन में भी, और यहाँ पे एरर रह रहा है आपका मोमेंटम में भी। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एरर इन पोजीशन एंड एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x डेल्टा p, तो उसका जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन h बाई ट्वाइस पाई। अच्छा, अब मोर एक्यूरेटली हम बोल पाएंगे h बाई 4 पाई। तो हमने क्या बोला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, and the product of their uncertainty in position and uncertainty momentum is always greater than h by 4 pi। कभी कभी तुमको यहाँ पे ये h कट बाई ट्वाइस पाई लिखा होगा, h कट बाई ट्वाइस पाई मतलब h कट इक्वल टू आपका होता है, h कट इक्वल टू होता है h बाई ट्वाइस पाई। मतलब h कट, यहाँ पे h के ऊपर कट लगा देंगे तो इसका वैल्यू होता है h बाई ट्वाइस पाई। शॉर्टकट करने के लिए तो हमने यहाँ पे ऐसे बड़ा करके ही लिखा h बाई 4 पाई। तो ये हमारा हुआ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में है, उस न्यूमेरिकल्स को थोड़ा देख लेते हैं।
मैं क्वेश्चन बोलूंगा और तुम लोग इसका आंसर लिख के मुझे दोगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ सर जरूर देंगे, मुझे मालूम है मेरा स्टूडेंट्स मुझे सभी होमवर्क देते हैं। तो पहला एग्जांपल 11.4, व्हाट इज de Broglie's wavelength associated with an electron moving with a speed? इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया गया है a में, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी गिवन है। ये एग्जांपल कितना है 11.4। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, उसका वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू 5.4 into 10 to the power 6 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड ए में, और बोला है मुझे कैलकुलेट लेम्डा। यहाँ पे लेम्डा कैलकुलेट करो, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, बी में क्या दिया है मुझे? बी में दिया है बॉल का मास गिवन है, मास m इक्वल टू 150 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, और वेलोसिटी v इक्वल टू 30.0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी मुझे बोला लेम्डा का वैल्यू सर कैलकुलेट करो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, तुमको ये चेक कर रहा है कि de Broglie's इक्वेशन याद है या नहीं। हमको मालूम है सर लेम्डा इक्वल टू h बाई p, p मतलब सर मोमेंटम होता है, सो h बाई mb। सो m का वैल्यू कितना होगा सर? यहाँ पे h मालूम है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, तो SI यूनिट में है। मास, किसका मास चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास। और क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना गिवन है? 5 वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का वैल्यू 5.4 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6। तो ये सब पुट करेंगे तो मुझे लैम्डा का वैल्यू जो आएगा ये मीटर पे आएगा। तो ये कैलकुलेशन करके मुझे देना है आप सबको, ठीक है। बी में क्या है? बी को सेम करना है सर, यहाँ पे इसको केजी को, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। सो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट करेंगे, वेलोसिटी को पुट करेंगे, लैम्डा हमको मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल 1 होगा। एग्जांपल 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एग्जांपल 2 का। यहाँ पे an electron, an alpha particle and a proton have same kinetic energy, सबका kinetic energy बराबर है। किसका किसका? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, सबका बराबर है। अच्छा हाँ, have same kinetic energy, which of these particles have shortest de Broglie wavelength? किसका shortest de Broglie wavelength होगा वो कैलकुलेट करना है मुझे सर। तो ये 11.2, तो इसको कैसे करेंगे 11.2 को? हाँ, काइनेटिक एनर्जी का बात बोला है और वेवलेंथ, तो मुझे ऐसे रिलेशन सोचना होगा काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लैम्डा इक्वल टू h बाय रूट ओवर ट्वाइस mk, ये रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था लास्ट क्लास में, याद है ना आपको? नहीं याद है तो दोबारा जाके देखो। लैम्डा इक्वल टू h, तो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कौन कौन दिया है? एक प्रोटॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक अल्फा पार्टिकल दिया है, और किसका बोला है कि मुझे सबका काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अभी वेवलेंथ के साथ इसका क्या रिलेशन है? देखो, वेवलेंथ के साथ मास का खाली रिलेशन है, बाकी सभी तो कांस्टेंट है। मास अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये डिक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा जिसका मास होगा उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना मेरा बात? यहाँ पे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी तीनों का सेम है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, माय डियर स्टूडेंट, He42 अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है, सेम है, सबका कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो मुझे m के साथ वेरिएशन खाली देखना है लैम्डा का। मास अगर बढ़ जाएगा, ये नीचे है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास अगर बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। सबसे ज्यादा मास किसका है? इसका मास, जो प्रोटॉन का मास होता है ना, मास ऑफ ए प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 1836 टाइम ग्रेटर देन मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। मुझे बड़ा वेवलेंथ निकालना नहीं है क्वेश्चन में, छोटा वेवलेंथ निकालना है, तो इसको बड़ा जो होगा वही आंसर होगा। दूसरा देखो, प्रोटॉन मास भी ज्यादा है, लेकिन प्रोटॉन से ये 4 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। कैसे सर? प्रोटॉन मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट? 1 1। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है? He2 4। तो यहाँ पे क्या 4 टाइम मास नंबर कितना है? 4 टाइम्स ज्यादा है। किससे का ज्यादा? प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा? अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे छोटा अल्फा पार्टिकल का होगा, तो आंसर है अल्फा पार्टिकल। ठीक है। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। A particle is moving 11.6. A particle is moving 3 times. A particle is moving 3 times as fast as an electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of electron is this time. Calculate the particle's mass and identify the particle. क्या बोला? एक पार्टिकल है जो अननोन पार्टिकल है, तो हम लोगों ने मान लिया कि अननोन जो पार्टिकल है तो मास ऑफ अननोन, उसने बोला कि a particle is moving 3 times fast as an electron, मतलब velocity of unknown particle is 3 times than velocity of electron। ये क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूं। अच्छा, the ratio of de Broglie wavelength of the particle, पार्टिकल का de Broglie wavelength मतलब अननोन पार्टिकल u, और उसके साथ किसका रेशियो? मतलब u बाई लेमडा e, इसका रेशियो गिवन इज गिवन कितना है? unknown particle of this to that of electron is 1.813 into 10 to the power minus 4, 1.813 into 10 to the power minus 4, ये गिवन है। और मुझे क्या बोला है कि कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। ये पार्टिकल का मास निकालो, और मास निकल जाएगा तो पार्टिकल को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम इसको कैसे शुरू करेंगे? हमको मालूम है ये रिलेशन गिवन है, सो लेमडा यू बाय लेमडा ई, यू मतलब अननोन का वेवलेंथ रेशियो गिवन है, तो इसका de Broglie वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू h बाय m u और v u, यहाँ पे h बाय h तो दोनों के लिए बराबर होगा क्योंकि h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h बाय क्या होगा? m e और v e। इसका रेशियो हमको गिवन है कितना है? 1.813 into 10 to the power minus 4 is equal to, इसको अगर लिखेंगे h by m u v u into m e v e by h, तो h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया कौन? दिस रेशियो मींस 1.813 into 10 to the power minus 14 या 4 है, तो इज इक्वल टू m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v e मतलब क्या है? v e मतलब कुछ नहीं, v u इज 3v e, तो v e यहाँ लिखा और यहाँ पे m u VU means velocity of unknown particle is 3 times to that of velocity of electron, तो 3 into VE, so ये VE कैंसिल हो जाएगा। मुझे MU निकालना है, मास ऑफ अननोन पार्टिकल, मास ऑफ अननोन पार्टिकल मुझे निकालना है सर, और यहाँ पे ऊपर में क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME means मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नो 9.1 into 10 to the power minus 31, और ये नीचे जाएगा और किसके साथ मल्टीप्लाई? 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1.813 into 10 to the power minus 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मास मिल जाएगा, और ये मास किसके साथ बराबर होता है? प्रोटॉन के साथ मैच होता है, तो हमने बोला जो अननोन पार्टिकल है ये प्रोटॉन है। और एक न्यूमेरिकल है 11.7, व्हाट इज the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt।
तो 7 क्या होगा 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट दिए हैं और मुझे 11.7, V इक्वल टू कितना दिए हैं 100 वोल्ट और मुझे लेमडा निकालना है। सो वोल्टेज के साथ वेवलेंथ लेमडा का भी एक रिलेशन हम लोगों ने देखा, वो क्या था सर, ये ऐसे था लेमडा इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाय रूट वी, और आंसर जो आएगा ये नैनोमीटर में है, आंसर जो आएगा नैनोमीटर में। तो यहाँ पे तुम b का वैल्यू पुट कर दो, लेमडा इक्वल टू 1.227, b का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 100, रूट 100 मतलब 10, तो उसको 10 से अगर डिवाइड दोगे तो 0.1227 नैनोमीटर, मतलब इसको डिवाइड दोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एक एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट अभी देखेंगे, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बहुत बार आता है डेविएशन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। सो DAVISSON डेविएशन एंड जर्मर, GERMER जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो डेविएशन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट है, उन दोनों ने डिब्रोग्लिस का जो हाइपोथेसिस है उसका प्रूफ दिया था, वेरिफिकेशन दिया था कि नहीं डिब्रोग्ली ने सर जो बोला है लैम्डा इक्वल टू H/mv ये सही है। किसने प्रूफ किया था, डेविएशन एंड जर्मर में। और उसके बाद उन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट किए थे और एक साइंटिस्ट जेपी थॉमसन, तो जेपी थॉमसन ने अलग किए थे एक्सपेरिमेंट। तो जेपी थॉमसन मतलब ये दो साइंटिस्ट ने इस वेवलेंथ जो लैम्डा है इसका वेरिफिकेशन दिया था, और सेम एक्सपेरिमेंट किए थे जेपी थॉमसन ने, लेकिन अलग करके उन्होंने अलग किए थे उसी एक्सपेरिमेंट को, एक साल के बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, उनका ईयर 1927 में इन लोगों ने किया था और इन्होंने किया था 1928 वही एक्सपेरिमेंट। तो कैसे किए थे वो एक बार समझ लेते हैं। डेविएशन एंड जर्मर में डिब्रोग्लिस का जो इक्वेशन है उससे एक बार वेवलेंथ निकाला था। डिब्रोग्ली का इक्वेशन, उसी इक्वेशन से हमको ये भी मिलता है ना 1.22, उसी इक्वेशन से 1.227 divided by root v, v is the potential in nanometer। So simply पहले समझा दे रहा हूं कि उन लोगों ने कैसे किए थे। इस इक्वेशन से वेवलेंथ निकाल लेते, ये डिब्रोग्लिस का है, और ऑलरेडी नोन इक्वेशन 2d sin theta इक्वल टू n लैम्डा, ये सब बोल रहा हूं कि ये ब्रैग्स इक्वेशन है। सो इन्होंने ब्रैग इक्वेशन से ये कैलकुलेट किया था, ये ऑलरेडी आपका नोन इक्वेशन है, प्रूफ किया हुआ है, ये सही है। उसी इक्वेशन से उन्होंने लैम्डा कैलकुलेट किया था, और जिसको प्रूफ करना है उससे भी लैम्डा कैलकुलेट किया था, और दोनों का वैल्यू मान लो अगर लगभग बराबर आ जाए, x आ जाए, तो ये वेरिफिकेशन हो गया यस। अगर आपका इक्वेशन सही है जिससे मैं लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया हूं, तो डिब्रोग्लिस का इक्वेशन भी सही है, क्योंकि उसी से ही हम लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किए थे और उसका वैल्यू बराबर आया था। ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कहानी को एकदम थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। हमको दो इक्वेशन लेना है, एक नोन इक्वेशन, एक प्रूफ किया हुआ इक्वेशन, और उसी इक्वेशन से हम लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और डिब्रोग्लिस का इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए तो मतलब दोनों इक्वेशन सही है, एक तो ऑलरेडी सही है और जिसको प्रूव कर रहा है वो भी सही है। ठीक है, इन लोगों ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था ये मैं यहां थोड़ा दिखा देता हूं। पहले इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन गन लिए थे। सर इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देखो, ऐसे तुम तो कोई जगह से ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बहुत फोर्स से लो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से मार दिया, तुमको ऐसे दे सकते हो क्या? नहीं दे सकता। तो इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे कैसे? तो इसके लिए पहले क्या किया, यहाँ पे एक नेगेटिव लगाया इस बैटरी का, और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगाया, और यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस दे दिया। तब क्या होगा,
तब यहाँ का इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ रह जाएगा, पास नहीं हो पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दिया। और इस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रुका हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका हुआ है, इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दिया, एक बड़ा बैटरी लगाया। तो यहाँ पे ये जो बड़ा बैटरी है, इस बड़ा बैटरी का यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव लगाया, ये बड़ा बैटरी लगाया, ठीक है। तो इस बैटरी का यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव एंड है मतलब यहाँ लगाया, और ये पॉजिटिव एंड है मतलब ये पॉजिटिव है, ये एनोड है, पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रुका हुआ है, इसके साथ यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बहुत जोर से खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को जोर से, क्योंकि वोल्टेज में बढ़ा दिया हूं, जोर से खींचेगा, तो मैं यहाँ पे एक होल बना दिया। तो किसी चीज को जोर से खींच रहे हो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को, और बीच में एक छोटा होल है, तो उसी होल से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो इसी होल से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे, इसी होल से इलेक्ट्रॉन को हमने नीचे ऐसे ऐसे फेंका, और ये हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम हो गया। क्या हुआ? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। सर ये क्या है? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। सो ये है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। तो इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम को हमने यहां पे निकल क्रिस्टल में ऐसे फेंका। यहाँ पे एक क्रिस्टल है जिसका नाम हमने क्या क्रिस्टल लिया? निकल क्रिस्टल। और इसका यहाँ पे हम लोगों को मालूम है ऐसे क्रिस्टलाइन प्लेन होता है, प्लेन के बीच सेपरेशन जो होता है, ये प्लेन बराबर प्लेन, ये क्या दे रहे हो सर? ये प्लेन दे रहा हो। प्लेन मतलब ऐसे होता है ना, लेटिस में जो बेसिस प्लस लेटिस बैठने के बाद यहाँ पे क्रिस्टलाइन मटेरियल रेगुलर अरेंजमेंट, ये यहाँ समझा देता हूँ, ऐसे 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 दिस 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 दिस, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो ये एक प्लेन हो गया। इन दोनों प्लेन का जो डिस्टेंस का सेपरेशन है, इसको हम लोग डी बोलते हैं, दो प्लेन के बीच जो सेपरेशन है। तो यहाँ पे हमने ऐसे प्लेन दिखाया। इस प्लेन में जब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम आएगा तो ऑब्वियसली ये स्कैटर्ड होगा, या डिफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड यहाँ पे लग के ऐसे जा सकता है। इन दोनों का बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल है थीटा, और ये भी एंगल जो है, ये जो एंगल इस प्लेन के साथ जो एंगल है, ये भी है थीटा। मैं यहाँ थीटा दिखाया, और ये जो एंगल है इसको हमने फाई लिया। तो इलेक्ट्रॉन गान का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस इलेक्ट्रॉन गान से इलेक्ट्रॉन आके इस क्रिस्टल पे पड़ा जिसका नाम है निकल क्रिस्टल। निकल, सो निकल क्रिस्टल में अगर ये गिरेगा, और निकल क्रिस्टल का जो डी का वैल्यू है ये है 0.91 एंगस्ट्रॉम, निकल क्रिस्टल का डी का वैल्यू। और इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आके यहाँ गिरा, और यहाँ पे एक कलेक्टर रख दिया, एक कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन नहीं, और इस कलेक्टर को ऐसे मूव कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? कलेक्टर। तो इस कलेक्टर को ऐसे मूव करेंगे तो उनको मालूम होगा कि कौन सा एंगल पे इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम का जो एंगल है, कौन सा एंगल पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा, यहाँ का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी ज्यादा आके गिरेगा। एक्सीलरेटिंग वोल्टेज अगर ज्यादा देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो दो चीज को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एक है दिस एंगल फाई, और दूसरा है ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। इन दोनों के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर में कलेक्ट होगा वो डिपेंड करता है। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार इसको फिक्स रख के, इसका वेरिएबल देख के इसको कांस्टेंट कर देंगे। जैसे मान लो इसको 40 वोल्ट पे रखा, और रख के हमने इसको ऐसे मूव किया, करते करते देखा इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है, और जिस पोजीशन पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है ना, इस पोजीशन में ये जो एंगल है, ये एंगल होता है 50 डिग्री।
कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड बीम का एंगल जब 50 डिग्री होता है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट होता है 50 डिग्री। अभी इसको 50 रखा, उसी पोजीशन पे ही कलेक्टर को रखा, अभी वोल्टेज को बढ़ाया। वोल्टेज को कैसे? जैसे मान लो 48 वोल्ट, उसके बाद 40 44 वोल्ट, 48 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पे 54 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पे 60 वोल्ट। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे इतना वोल्टेज में किए थे, ये तो एंगल फिक्स्ड हो गया। अभी देखना है कौन सा वोल्टेज पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है। तो उन लोगों ने देखा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है 54 वोल्ट पे, उसके बाद 60 में भी डिक्रीज हो जाता है। और उन लोगों को जो इंसिडेंट वर्सेस स्कैटर्ड बीम का जो ग्राफ मिला है, ये ग्राफ ऐसे है। मान लो ये इंसिडेंट बीम है और यहाँ पे इसका पहला ये ग्राफ आया एट, मान लो एट 40 वोल्ट। उसके बाद ये इंसिडेंट बीम है और यहाँ पे स्कैटर्ड बीम का उसके बाद और थोड़ा ज्यादा आया है, ये 44 वोल्ट पे। इसके बाद और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना इन लोगों ने, तो एक्सपेरिमेंट का ऑब्वियसली बहुत सारा ग्राफ होगा। यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा आया, कौन सा केस के लिए, ये 48 वोल्ट पे। उन लोगों ने और एक्सपेरिमेंट जब किए थे, जैसे इसमें बहुत बड़ा आया था, ये जो है ये बहुत लार्ज किक इज ऑब्टेन्ड एट ए वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट। और यहाँ पे जो एंगल है इंसिडेंट और स्कैटर्ड बीम का जो एंगल फाई है, उसका वैल्यू तो हमको मालूम है 50 वोल्ट, सॉरी 50 डिग्री। उसके बाद और एक्सपेरिमेंट अगर किए हैं उन लोगों ने, तो देखा इसका अभी डिक्रीज हो जाता है। ये सबसे ज्यादा है, यहां से इंक्रीज होते होते यहाँ पे सबसे ज्यादा ये लार्ज स्कैटर्ड बीम, ये जो जितना लंबा होगा ना उसका मतलब स्कैटर्ड बीम ज्यादा है। तो स्कैटर्ड बीम कब ज्यादा मिला? एट 54 वोल्ट। कितना डिग्री में? 50 डिग्री में। और उसके बाद ये एट 60 डिग्री में भी देखा, फिर डिक्रीज हो गया 60 वोल्ट। तो ये वोल्टेज में, हर एक वोल्टेज में उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट पे देखे हैं लार्ज किक is obtained, that means large number of scattered electron। ये हम यहां लिखेंगे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, और ये क्या है? स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। तो मैं क्या बोल रहा था कि इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट में पहले यहाँ पे थीटा को फाइनल कर दो और डिफरेंट वोल्टेज लगाओ, देखोगे कौन सा वोल्टेज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है। पहले मतलब बी को फिक्स कर दिया 40 वोल्ट, इसको मूव किया, देखा 50 डिग्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है बाय द कलेक्टर। उसके बाद वोल्टेज को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद ये ग्राफ मिला और देखा इस ग्राफ का स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम सबसे ज्यादा है। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट से उनको दो चीज मिला, कि एक है कि फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू 50 डिग्री है, और यहाँ पे जो वोल्टेज, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है वो है 54 वोल्ट। फाई क्या था सर? यहाँ पे ऐसे ये प्लेन था, इस प्लेन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर के यहाँ गया, ठीक है ना। इस एंगल का वैल्यू था फाई इक्वल टू 50, इस एंगल का वैल्यू थीटा है, इसका भी वैल्यू थीटा है। सो थीटा प्लस थीटा क्या होगा? ट्वाइस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180। एम आई राइट? हाँ, ट्वाइस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा सर? थीटा का वैल्यू, फाई का वैल्यू मालूम है, सो 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस फाई का वैल्यू 50। सो कितना होगा? 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 50 130, 180 माइनस 50 कितना होगा? 130। तो थीटा इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 65 होगा। सो थीटा का वैल्यू कितना आया? 65 डिग्री, थीटा इक्वल टू 65। सो यहाँ पे फाई से हमको क्या मिला? थीटा इक्वल टू 65। थीटा क्या है? ब्राग्स लो का इंसिडेंट जो एंगल है, इसके साथ विद द प्लेन के साथ जो आया है उसी।
तो देखो, पहले हम लोग नोन इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम ब्रैग्स लॉ। फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन, ये ऑलरेडी नोन है। 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा sin थीटा इक्वल टू n लेमडा। n क्या है, कौन सा प्लेन से, तो यहां पे फर्स्ट प्लेन है, तो फॉर फर्स्ट प्लेन n इक्वल टू 1, फॉर फर्स्ट प्लेन n इक्वल टू कितना होगा 1। इसका वैल्यू यहां पुट करोगे तो 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा। तो यहां से लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा इक्वल टू 2। डी का वैल्यू कितना है, डी इन एंगस्ट्रॉम 0.91 इनटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 65। तो इस सब को पुट करोगे तो थीटा का जो वैल्यू आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। कितना आता है, लेमडा इक्वल टू, ये हमको जरूरत है लेमडा इक्वल टू 1.65, जो नॉन इक्वेशन है उसी से कैलकुलेट किए हैं। अभी अननोन से, अच्छा ये दिखाई देता है क्या तुमको, एक मिनट देख लेता हूं, लेमडा इक्वल टू, हाँ अभी अननोन इक्वेशन है। अननोन मतलब अननोन नहीं, इसको प्रूफ करना है। कौन सा इक्वेशन, de Broglie's इक्वेशन। सो फ्रॉम de Broglie इक्वेशन, सो फ्रॉम de Broglie इक्वेशन हमको क्या मालूम है, लेमडा इक्वल टू 1.1227 डिवाइडेड बाई रूट बी इन नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में था, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइड देंगे, और कितना से डिवाइड देंगे, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट बी। अभी एंगस्ट्रॉम में आ गया, ठीक है। तो अगर एंगस्ट्रॉम में अभी आ गया तो यहाँ पे V का वैल्यू मालूम है, कितना वोल्ट आया था 54 वोल्ट। सो लेमडा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय 54 वोल्ट, और इसमें अगर कैलकुलेट किया तो लेमडा का वैल्यू आया 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो देखो, इस इक्वेशन जो नॉन इक्वेशन है ब्रैग्स, इससे हम लोगों ने लेमडा का वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम मिला, और जो जिसको प्रूफ करना है de Broglie's इक्वेशन, इससे हम लोगों को लेमडा का वैल्यू 1.67 एंगस्ट्रॉम मिला। मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत पास है। तो दोनों साइंटिस्ट ने, डिवीजन एंड जर्मन ने बोला अगर ब्रैग्स का इक्वेशन सही है तो दिस इज आल्सो राइट। सो दिस गिव्स द वेरिफिकेशंस ऑफ de Broglie's हाइपोथेसिस या de Broglie's इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोगों का de Broglie's इक्वेशन। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, और ये टॉपिक है फोटोसेल। फोटोसेल, सो फोटोसेल यहां पे आप देख सकते हो, आपका बुक में ये शायद पेज नंबर वहां से लिख लेना। मैं नोट्स तो दिया हो तुम लोगों को, तो लिखोगे कि वहां पे ऑलरेडी सभी मालूम है तुम लोगों को। अरे फोटोसेल होता क्या है सर, तो फोटोसेल मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप का, ये सिलिंड्रिकल शेप का एक प्लेट रखा, ये सिलिंड्रिकल शेप का प्लेट हो गया। इस प्लेट का यहां से हमने एक लीड निकाला, और ये लीड ऐसे गया। यहां पे हमने दूसरा एक इस टाइप का और एक प्लेट या और एक लीड रखा, और इसका यहां से भी हमने दो लीड ऐसे निकाला। यहां से लाइट को हमने अलाउ किया कि इसके ऊपर आके गिरे।
ये एक बल्ब हो गया। इसका ये जो लीड है, इस लीड को हमने यहाँ पे एक बैटरी के साथ जोड़ा और यहाँ पे बैटरी का हमने नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे इस लीड के यहाँ होते हुए हमने यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगाया फॉर मेजरिंग। माइक्रो एमीटर क्यों लगाया सर? फॉर मेजरिंग, हमको मेजर करना है उसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा दिया। तो ये फोटो सेल का क्या कंस्ट्रक्शन है सर? इस फोटो सेल में ये एक बल्ब है, इस बड़ा बल्ब हमने बनाया ताकि समझने में इजी हो। और इस बल्ब को मैं ट्रांसपेरेंट रखूंगा क्योंकि यहाँ से लाइट आके गिरे। और ये जो है इसको बैटरी का पॉजिटिव के साथ लगाया ना तो ये कैथोड हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो एनोड हो जाएगा और ये कैथोड है। तो यहाँ अगर लाइट आके गिरेगा इस जगह पे तो क्या होगा? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मालूम है लाइट अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी के साथ किसी मेटल के ऊपर गिरता है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और उसे इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में लगाए हैं, तब यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा, करंट मिलेगा। लाइट अगर नहीं गिरेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो सर्किट क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे खाली रह जाएगा। अगर लाइट नहीं गिरेगा तो इसमें हमको करंट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो लाइट आके गिर रहा है, जब लाइट गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते होते ऐसे हुए फिर ऐसे होके पूरा सर्किट क्लोज है। लेकिन लाइट जब नहीं गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे ये सर इस शेप का क्यों दिए? इस शेप का ऐसे इसीलिए दिए ताकि लाइट को डिस्टर्ब ना करे, लाइट आके इस कैथोड में गिरे। अगर इसको पूरा इसी के जैसे सिलिंड्रिकल शेप दे देते तो लाइट आके नहीं गिरता, इसीलिए इसको एक फाइन शेप का एनोड दिए हैं हम लोगों ने। तो इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि लाइट गिरेगा तो करंट देगा, तो बहुत सारा एप्लीकेशन हो सकता है। नंबर 1 इसका एप्लीकेशन टेलीविजन पे हम लोग कर सकते हैं, जहां पे मुझे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है टेलीविजन। तो इसमें हम पहला एप्लीकेशन इट कैन बी यूज्ड इन टेलीविजन वेयर we can convert light energy into electrical energy। तब इलेक्ट्रिकल पल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमको ये मिलेगा, इलेक्ट्रिक वेव में मिलेगा। नंबर 2 इसको हम लोग अलार्म के लिए, हम लोग इसको अलार्म के लिए हम लोग इसको अलार्म के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? कौन सा अलार्म? कि मैं मेरा घर का सामने ऐसे घर का सामने इंफ्रारेड दे के रखा, ये मेरा दरवाजा है मान लो, हाँ। सो इस दरवाजा का इस लाइट को कोई अगर कट करेगा, कट करके घुसेगा तो क्या होगा? यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो होगा तो ये अलार्म बजेगा। तो यहाँ पे ये इट कैन बी अलार्म के जैसे यूज होता है। और नंबर 3 इसको काउंटिंग मशीन, काउंटिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे काउंटिंग के लिए? जैसे मान लो एक बेल्ट है, उस बेल्ट में हमने कोका कोला का बहुत सारा बोतल रखा, तो बेल्ट में एक कोका कोला का बोतल एक लाइट को एक बार कट करेगा तो काउंटर 1 देगा। दोबारा और एक बोतल गया, लाइट कट को किया तो 2 देगा। तो ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फोटो सेल को। स्ट्रीट लाइट पे यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट पे जब सुबह आके लाइट गिरेगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना है। स्ट्रीट लाइट का जो होता है ना, ऑफ करने के लिए लाइट सुबह जब गिरेगा सर्किट में करंट मिलेगा तो एक स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ। उसी हिसाब से हम लोगों ने इसको लगा के रखा, तो स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं। फायर अलार्म के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, FIRE, फायर अलार्म। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसको फायर अलार्म, ऑटोमेटिक, उसको टेलीविजन अलार्म, काउंटिंग, फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म। इस अलार्म जो, हाँ, इसको काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फायर अलार्म के लिए यूज कर सकते हैं इसको, और स्ट्रीट लाइट पे भी यूज कर सकते हैं।
स्ट्रीट लाइट पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। LIGHT स्ट्रीट लाइट में भी इसको यूज। ऐसे बहुत सारा और एप्लीकेशंस है, बुक्स में लिखा हुआ है, तुम लोग इसको लिख लेना। जस्ट इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि लाइट गिरेगा तो करंट देगा, लाइट नहीं गिरेगा तो करंट नहीं देगा। तो इस चैप्टर का यही खत्म होता है। मैं आज दोबारा एक बार बोल देता हूं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने देखा था एग्जैक्टली वी कैन नॉट डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयर इज ऑलवेज एन एरर। सो इसीलिए इसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, 3-4 न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन एंड जर्मन का एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर आता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये फोटो सेल के बारे में देखे थे। सो आज के लिए बस इतना ही। मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।